हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे हम लेके आए हुए हैं प्लांट फिजियोलॉजी यानी ट्रांसपोर्ट इन प्लांट का पॉइंटर सीरीज क्रैश कोर्स। तो हम ट्रांसपोर्ट इन प्लांट के बाद मिनरल न्यूट्रिशन, रेस्पायरेशन, फोटोसिंथेसिस, प्लांट हार्मोन सब कुछ देखने वाले हैं। तो आप एमएससी एंट्रेंस असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तैयारी कर रहे हैं तो हमारा प्लेलिस्ट एक बना हुआ है क्रैश कोर्स के नाम से, आप वहाँ से देख सकते हैं और थोड़ा थोड़ा करके नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, इसका जो पीडीएफ है ये सब करके जो हमारे कोर्स में जो हमारे मॉक टेस्ट में इनरोल है उनके लिए पीडीएफ भी ऐप पे अवेलेबल हो जाता है। ठीक है भाई। और यहाँ पे देखो हमारा रैंकर्स बैच है। अगर आप एमएससी एंट्रेंस असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं 2025 के लिए तो आप ये रैंकर्स बैच ज्वाइन कर सकते हैं। 500 रुपये अभी फ़िलहाल डिस्काउंट है। तो ज्वाइन कर लोगे तो सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा, बाहर से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मॉक टेस्ट भी इंक्लूडेड है। ठीक है, तो चलिए हम अपना शुरुआत करते हैं प्लांट फिजियोलॉजी ट्रांसपोर्ट इन प्लांट का। अच्छे अच्छे पॉइंट देखते हैं। तो यहाँ पे पहला पॉइंट है फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी जी स्टीफन हेल्स। तो फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी कौन है? स्टीफन हेल्स करके है। फिजियोलॉजी में हम यही स्टडी करते हैं कि भैया एक सीड जो है वो जर्मिनेट कैसे करता है, वो प्लांट कैसे बनता है और वो अपने पूरी लाइफ में वो कैसे डेवलपमेंट पीरियड से होके गुजरता है, उसमें फ्लावरिंग कैसी होती है, उसमें कौन कौन से जीन, कौन कौन से हार्मोन, वर्नेलाइजेशन क्या है, फोटो पीरियडिज्म क्या है, सारा चीज ऑल एस्पेक्ट ऑफ द हम प्लांट के ग्रोथ में ये सब देखते हैं ना, यही प्लांट फिजियोलॉजी है। थोड़ा सा मैं बता रहा था आपको। फादर ऑफ इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी जो है जेसी बोस है। इन्होंने पल्सेशन थ्योरी दिया था कि पानी कैसे चढ़ता है प्लांट पे। अब देखो यहाँ पे डिफ्यूजन रेट दिया हुआ है सबसे पहले, लेकिन आपको डिफ्यूजन के बारे में जानना चाहिए। बातें सुनते चलो। डिफ्यूजन इज ए फेनोमेना आप जहाँ पे होता है, क्या होता है, व्हेन द सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट पार्टिकल मूव फ्रॉम द हाई कंसंट्रेशन टू द लो कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन का रेट यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे ज्यादा डिफ्यूजन होता है गैस का, फिर लिक्विड का, फिर सॉलिड का। तो डिफ्यूजन के बारे में अरे कमरे में अगरबत्ती सुलगा देते हो या सेंट मार के आप कहीं जाते हो तो महकता है ना हर जगह, तो डिफ्यूजन की वजह से जो हमारे गैसेस एक्सचेंज होते हैं, जो हम सांस ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रहा है, ऑक्सीजन हमारे लंग से हो ऐसे डिफ्यूज हो रही है ना एल्वियोलाई के द्वारा, तो वहां पे भी डिफ्यूजन काम करता है। डिफ्यूजन प्रेशर की बात करें प्योर वाटर का तो वो 1236 एटीएम होता है, ये बात याद रखना। अब यही चीज है, डिफ्यूजन हेल्प करता है गैसेस एक्सचेंज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ऑन द बेसिस ऑफ पार्शियल प्रेशर। ओके। ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस देखो ये स्पेशल टाइप का डिफ्यूजन होता है जहां पे सॉल्वेंट पार्टिकल मूव करते हैं। सिर्फ जो जैसे सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है। तो सॉल्यूट जो होता है वो पार्टिकल होते हैं, जैसे नमक में डाल दो तो नमक जो है सॉल्यूट है और पानी सॉल्वेंट है। तो नमक नहीं मूव कर रहा है, वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव कर रहा है थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ये ध्यान रखना। ऑस्मोसिस जो होता है सिलेक्टिव परमिएबल या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के बारे में बात करेंगे। अब जैसे डिफ्यूजन ही बता रहा था तो टाइप वाइप आप जानते हैं, जैसे सिंपल डिफ्यूजन हो गया जो होल मेम्ब्रेन से हो रहा है। एक होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो कि कैरियर प्रोटीन के थ्रू होता है। ये चीजें आप जानते हो। आगे चलते हैं टोनिसिटी। तो टोनिसिटी का मतलब ये होता है कि हमारे जो सॉल्यूशन है वहां पे सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है, हाउ मच कंसंट्रेशन प्रेजेंट इन द सोल्यूशन। और कंसंट्रेशन हम ऐसे डिफाइन करते हैं, मान लो एक डब्बा है तो डब्बा में अगर पानी भरा हुआ है तो इसमें सॉल्यूट का मात्रा जितना रहेगा इसका कंसंट्रेशन भी ज्यादा होगा। तो टोनिसिटी को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि हाउ मच कंसंट्रेशन प्रेजेंट इन सोल्यूशन। तो कंसंट्रेशन इन द टर्म ऑफ द सॉल्यूट, अगर ज्यादा सॉल्यूट है तो ज्यादा कंसंट्रेटेड है। तो इसी के आधार पे जो हमारा सोल्यूशन होता है वो तीन तरह से हम क्लासिफाई करते हैं। पहला होता है हाइपरटोनिक, दूसरा होता है हाइपोटोनिक और तीसरा होता है आइसोटोनिक। तो देखो ये नाम सुन लिया, अब थोड़ा सा इसके बारे में जान भी लो। ठीक है। हाइपरटोनिक क्या होता है? मान लो जैसे एक हमारा ये सेल है, ये किसी ऐसे डब्बे में रखा हुआ है। तो सेल के अंदर का जो होता है सोल्यूशन उसका कंसंट्रेशन पानी से कम रहता है, मतलब बाहर का जो कंसंट्रेशन है, सेल के बाहर का कंसंट्रेशन ये हायर है, हायर साइड है, हाई है। तो इसका जब कंसंट्रेशन हाई है, जैसे आप समझ लो कि एक आप क्या करो, जैसे कोई भी चीज है, जैसे अभी मेरी मम्मी कल पकौड़ी बना रही थी तो मम्मी कह रही है कि पालक ज्यादा हो गया है, मेरी सिस्टर ने पालक ज्यादा काट दिया। तो जब मम्मी ने उसमें नमक डाला तो उसने कहा कि पालक जो है पसीग रहा है, जिसके वजह से ये जो हो रहा है ये गीला गीला हो रहा है, इसलिए सही से पकौड़ी बन नहीं रही है, वो थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था। तो मम्मी ने फिर से बेसन मिलाया। तो वो पालक पसीगने का मतलब क्या होता है? नमक डाला गया ना तो उस क्या कर रहा है भैया,
वो हाइपरटोनिक कंडीशन क्रिएट कर रहा है, जिसके वजह से पालक के पत्ती में का पानी निकल निकल के उसमें आ रहा है, जिसकी वजह से वो और गीला हो रहा है। तो हाइपरटोनिक, देखो हम पढ़ते सब कुछ है लेकिन हम रियल लाइफ में अप्लाई नहीं करते ना। अब जैसे मम्मी वाला एग्जाम्पल मैंने दे दिया हाइपरटोनिक, जैसे हाइपरटोनिक का एक और एग्जाम्पल होता है कि जैसे आपने अचार मुरब्बा ये सब सुना होगा, तो उसमें तेल नमक डाल के रखते हैं, तो वहां पे भी हाइपरटोनिक कंडीशन क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से वहां पे बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया, वहां पे कोई ग्रो नहीं कर पाता। अगर कोई बैक्टीरिया या फंजाई वहां पे गया न रहने के लिए, कहेगा चलो ग्रो करते हैं, अचार है मस्त का मुरब्बा है, लग जाते हैं, फंजाई है हम, तो उनका हो जाता है इक्जोऑस्मोसिस, उनका पूरा प्रोटोप्लाज्म निकल के बाहर आ जाता है, बेचारे तड़प तड़प के मर जाते हैं। अब एक और कहानी सुन लो। ये जानते हो, जैसे बहुत लोग समुद्र में यात्रा करते हैं, समुद्र का पानी क्यों नहीं पीना चाहिए पता है? खारा होता है इसलिए नहीं। अगर समुद्र का पानी जैसे मान लो आप 2 बार 3 बार पी लिया ठीक है, लेकिन आप डेली बेसिस पे समुद्र का पानी पीने लगोगे तो वो हाइपरटोनिक होता है, आपका सारा सेल जो होगा श्रिंक हो जाएगा एक जो आसमास हो जाएगा और टाइफाइड हो जाओगे। अरे आप क्यों होगे, जो जाएगा वो पिएगा वो होगा। ठीक है। दूसरा है हाइपोटोनिक। तो हाइपोटोनिक जो है भैया देखो, सेल रहता है, सेल के बाहर का जो सोल्यूशन है उसका कंसंट्रेशन कम होता है। जैसे बहुत लोग होते हैं चना चना वना भिगो के खाते हैं, तो जैसे चना हो गया या मुनक्का हो गया, रेजिन हम बोलते हैं, रात को पानी में भिगो के हम सोते हैं, सुबह उठते हैं तो देखते हैं वो फूल जाता है, स्वेलअप हो जाता है, तो वो हाइपोटोनिक कंडीशन में रखने पे होता है, वहां पे इंडोऑस्मोसिस होता है। हाइपरटोनिक के केस में इग्जोऑस्मोसिस होता है, और हाइपोटोनिक के कंडीशन में क्या होता है, इंडोऑस्मोसिस। आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है, जहां पे मतलब सेल के अंदर और सेल के बाहर का कंडीशन दोनों मतलब क्या होता है, समान होता है, तो वहां पे पानी का इन आउट नहीं होता। देखो हाइपरटोनिक से पानी सेल से बाहर निकलेगा, हाइपोटोनिक में रखोगे तो पानी सेल के अंदर जाएगा। अब परमिबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन मतलब कोई भी ऐसा मेम्ब्रेन है तो उससे उसके आर पार क्या क्या चीजें जा सकती है, तो इसके आधार पे हम 3 प्रकार से इसको भी डिफाइन बांट देते हैं। परमिएबल, जिसके थ्रू कोई भी चीज आसानी से बाहर जा सके। सेमी परमिएबल, जो क्या हुआ कि सिर्फ कुछ मॉलिक्यूल को अंदर बाहर करने दे रहा है, जैसे पोटेशियम हो गया ये सब। सेलेक्टिव परमिएबल में भी यही है। अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, देखो ना, कोई भी जब ऑस्मोसिस होता है, जब सॉल्वेंट पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो वो क्या होते हैं, वहां पे कुछ प्रेशर क्रिएट करते हैं, उसके वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर उसे बोलते हैं। मतलब वो प्रेशर जो ऑस्मोसिस प्रक्रिया के थ्रू जनरेट की जा रही है, दैट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर। अब टर्गर प्रेशर और वॉल प्रेशर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, देखो बहुत बेसिक बेसिक है। जैसे मान लो ये एक सेल है, एक सेल मतलब ये देखो, ये सेल मेम्ब्रेन है, इसके बाहर ये क्या है, सेल वाल है। तो मान लो एक सेल के अंदर अगर कोई पानी जा रहा है, तो पानी कहाँ पे भरता है, वैक्यूल के अंदर भरता है। वैक्यूल जानते हो ना, वैक्यूल के मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट। तो वैक्यूल के अंदर जब पानी जाता है, ध्यान से सुनो, वैक्यूल के अंदर जब पानी जाता है तो क्या होता है, वो सेल का साइज इंक्रीज करता है, तो वैक्यूल जो होता है उसका टोनोप्लास्ट सेल वाल पे एक प्रेशर एग्जर्ट करता है। तो वही जो पानी जाने की वजह से जो टोनोप्लास्ट यानी कि वैक्यूल का मेम्ब्रेन सेल वाल के ऊपर प्रेशर लगा रहा है, दैट इज द टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर हेल्प करता है सेल के शेप को मेंटेन करने में, सेल को जैसे टर्जिट कंडीशन बनाए रखने के लिए। अगर देखो टर्गर प्रेशर हमेशा लगातार लगते रह जाए, इसको रोकने वाला कोई नहीं रहे, तो सेल तो हो जाएगा ब्रस्ट, टूट जाएगा। तो जितना टर्गर प्रेशर लगता है उसके अपोजिट वाल भी ऐसे अंदर के साइड पे एक प्रेशर लगाता है, जिसको हम वाल प्रेशर बोलते हैं। एक बार और सुन लो, टर्गर प्रेशर वैक्यूल के अंदर पानी जाता है ना, तो वैक्यूलवा के अंदर जब पानी भरता है तो टोनोप्लास्ट सेल वाल के ऊपर एक प्रेशर लगाता है, जिसको हम टर्गर प्रेशर बोलते हैं। तो इसके अपोजिट हमारा सेल वाल भी एक प्रेशर लगाता है वैक्यूल के टोनोप्लास्ट के ऊपर, जिसको हम वाल प्रेशर बोलते हैं। समझ गए? अगर देखो कोई फुली टर्जिट सेल, एकदम फुला फुला सेल है, तो उसपे क्या होता है, टर्गर प्रेशर एकदम वाल प्रेशर के बराबर होता है, और यहाँ पे सक्शन प्रेशर जो होता है, जिसे हम डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट बोलते हैं, वो 0 होता है। समझ में? अरे देखो, पढ़े हुए हो आप, नहीं पढ़े हो, जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ, नोट कर लो और याद कर लो। अरे चीजें क्या है, देखो ना, आपके केस में हो सकता है आपने ये चीजें पढ़ी ही ना हो, या पढ़ी हो तो ध्यान से नहीं पढ़ी हो, इसलिए आपको नहीं आ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, अभी तो आप एंट्रेंस का तैयारी कर रहे हैं, चले जाओगे वहां पे तो पढ़ोगे फिर से प्लांट फिजियोलॉजी। अगर पढ़ाने भी गए तो बिना पढ़े तो जाओगे नहीं, पढ़ के पढ़ाओगे। तो सीखने सिखाने की उम्र उम्र तो जीवन भर है, काहे परेशान होना। हाँ हाँ, बीच बीच में मोटिवेट भी करता रहता हूँ, अपना काम ही यही है चलो अगला पॉइंट है हमारा, फ्लैसिड सेल जो होता है उसके पास 0 टर्गर पे। फ्लैसिड सेल का मतलब समझते हो, एक कोई सेल है ना, सेल एकदम भैया पिचक गया है, इसके जो टोनोप्लास्ट एकदम इसमें का पानी ही निकल गया। तो पानी निकल गया तो ऐसा करके ये क्या हुआ, एकदम अब मेम्ब्रेन एकदम हो गया, तो इसके ऊपर कोई प्रेशर ही नहीं लगा रहा है, तो यहाँ पे जो हो गया,
टर्गर प्रेशर जीरो हो गया। ऑस्मोटिक प्रेशर जो प्योर वाटर का होता है जीरो होता है भाई, ये ध्यान रखना। ऑस्मोटिक प्रेशर इज अकर ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। तो किसी भी सॉल्यूशन में जितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट रहेगा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर उतना ही ज्यादा रहेगा। हाई ऑस्मोटिक प्रेशर इन लीफ एंड लो ऑस्मोटिक प्रेशर इन रूट। तो देखो लीफ क्या होती है, लीफ करती है फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस करके बनाती है वो ग्लूकोज बनाती है ना। तो वहां पे ग्लूकोज एक्ट एज द सॉल्यूट मॉलिक्यूल, जिसकी वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। ऑस्मोटिक प्रेशर काम करता है पानी को अपनी तरफ खींचने के लिए, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर जितना ज्यादा रहेगा वो उतना ही तेजी के साथ पानी को अपने तरफ खींचेगा। तो देखो लीफ के पास हाई ऑस्मोटिक प्रेशर है और क्या है, रूट के पास लो ऑस्मोटिक प्रेशर है। तो यही चीज है, रूट से लीफ की तरफ पानी जाएगा। तो ये समझ गए। लोवेस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर फाउंड इन एक्वाटिक प्लांट। तो देखो एक्वाटिक प्लांट में ऐसे वाटर के लिए रूट तो होता नहीं सही से, तो जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, तो वहां पे ऑस्मोटिक प्रेशर एकदम कम मिलता है। और जो हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो हेलोफिटिक प्लांट है, आर्टिप्लेक्स नाम है उसका, नोट कर लेना कॉपी पे, आर्टिप्लेक्स वहां पे होता है ना। वाटर मूव अकॉर्डिंग टू डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट। अब वाटर जो होता है डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट के आधार पे मूव करता है, जिसको हम बोलते हैं सक्शन प्रेशर। सक्शन प्रेशर इसे हम बोलते हैं ना। अब आप कहोगे सर डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट का मतलब हमको नहीं समझ में आया। तो देखो यहाँ पे पहले समझ लो दूसरा पॉइंट, फिर मैं आपको समझाता हूँ। वाटर मूव फ्रॉम लो डीपीडी टू हाई डीपीडी, ये बात एकदम ध्यान रखना। वाटर जो होता है लो डीबीटी से हाई डीबीटी की ओर मूव करता है। डीबीडी डीपीडी डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट। लो डीबीटी का जैसे मान लो दो हमारा कंटेनर है, दो हमारा सेल है, तो आप बताओ कि ये ए वाला है ये बी वाला है। इसमें मान लो हमने क्या किया, 1 लीटर पानी भरा, इसमें भी 1 लीटर पानी भरा, लेकिन 1 लीटर पानी के साथ इसमें हमने 10 ग्राम नमक मिलाया है, साल्ट, और इसमें हमने 15 ग्राम साल्ट मिला दिया, 15 ग्राम साल्ट मिला दिया। अब देखो क्या है, यहाँ पे 10 ग्राम साल्ट है, यहाँ पे 15 ग्राम साल्ट है। तो देखो डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट का मतलब समझ लो। डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट, डिफ्यूजन प्रेशर क्या करता है, एक चीज, एक कोई पानी है या लिक्विड है या कोई भी सोल्यूशन है, डिफ्यूजन प्रेशर का मतलब है कि वो कितना तेजी से वो मूव कर सकता है। एक मिनट एक मिनट, हाँ जी। तो मैं आपको बता रहा था कि डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट क्या होता है। पहले डिफ्यूजन प्रेशर क्या है कि जैसे मान लो आपके पास एक लोटे में पानी भरा हुआ है, एक लोटे में आपका गुड़ भरा है या ऐसा चीनी मिला दिए हो पानी में, मतलब दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ पानी लेके, इसमें आपने चीनी नहीं मिलाया, इसमें आपने चीनी मिला दिया, तो आप उसको फर्श पे क्या कर रहे हो, उड़ेल रहे हो, फर्श पे डाल रहे हो। तो जिसमें चीनी नहीं मिलाया गया वो आसानी से मूव करके जाएगा, लेकिन जिसमें चीनी मिला दिया वो गाढ़ा हो जाएगा ना, तो वो सही से मूव नहीं कर पाएगा जल्दी से। तो यही चीज है, जिसमें हमने चीनी मिला दिया इसमें क्या हो गया, डिफ्यूजन प्रेशर में कमी आ गई, इसके डिफिसिट हो गया, तो आसानी से मूव नहीं कर पा रहा है। ये वाला मूव कर रहा है, तो भैया इसको मूव कराने के लिए आसानी से वो जा सके तो यहाँ से यहाँ पानी जाएगा। तो यही चीज है, देखो डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे क्या है हाई डीपीडी है, यहाँ पे लो डीपीडी, तो इधर से पानी इधर जाएगा। मतलब सिंपल चीज समझो, जहाँ पे सालूट का नंबर, सालूट का अमाउंट कम रहेगा, उधर से पानी उधर जाएगा जहाँ पे सालूट का अमाउंट ज्यादा रहेगा। तो यही मतलब है लो डीबीडी से हाई डीबीडी। देखो हमने कोर्स में तो सारी चीजें पढ़ाया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि यहाँ भी चीजें आपको, देखो ये सब थोड़ा सा टेक्निकल चीजें हैं, टेक्निकल ये नहीं कि इंजीनियरिंग की चीजें है, फिर भी है थोड़ा सा। वाटर मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम द हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक कंडीशन। तो हाइपरटोनिक कंडीशन का मतलब यही है ना, यहाँ पे सालूट, हाइपरटोनिक में सालूट ज्यादा है और हाइपोटोनिक में सालूट कम है, तो लो सालूट एरिया से हाई सालूट एरिया की तरफ पानी जा रहा है। ठीक। डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट आल्सो कॉल्ड सक्शन प्रेशर, रेनर ने यह टर्म दिया था। और डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट निकालने के लिए हम ऑस्मोटिक प्रेशर में से टर्गर प्रेशर घटा देते हैं, यहाँ से न्यूमेरिकल भी लगता है। डीबीडी जो होता है फुली टर्जिट सेल का जीरो, मतलब फुली टर्जिट सेल है तो वहां पे पानी का इन आउट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वो जीरो होता है। अब वाटर पोटेंशियल के बारे में बात करें, पोटेंशियल का मतलब होता है क्षमता या एबिलिटी। तो वाटर पोटेंशियल यही बताता है कि वाटर के पास कितनी एबिलिटी है कि वो एक जगह से मूव करके दूसरी जगह तक जा सके। हमारी नदियों का पानी, हमारा तालाब झील बरसात का पानी जो मूव करता है, नदियों का पानी, वो वाटर पोटेंशियल की वजह से ही, उनमें पोटेंशियल है भाई। पानी ऐसे फर्श पे डाल दोगे तो थोड़ा सा जिधर ढाल रहेगा उधर चला जाएगा, ये पोटेंशियल की वजह से होता है, कोई भी चीज है। तो यही चीज है, वाटर पोटेंशियल टर्म जो टेलर एंड स्टालर ने दिया था, ध्यान रखना। मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल जो होता है वो प्योर वाटर का होता है, और जो कि होता है जीरो। कभी भी वाटर पोटेंशियल पॉजिटिव आ ही नहीं सकता। अगर कोई के 3 वाटर पोटेंशियल 4 वाटर पोटेंशियल,
आप ध्यान रखो, एकदम प्योरेस्ट वाटर का पोटेंशियल 0 होता है, ये ध्यान रखना। और वाटर पोटेंशियल निगेटिव हो सकता है। वाटर पोटेंशियल को हम मेजर करते हैं पास्कल में, मेगा पास्कल में, ये ध्यान रखना। और वाटर कैसे मूव करता है, लो वाटर पोटेंशियल टू हाई वाटर पोटेंशियल, ऐसे करे कोई? ऐसे नहीं, हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल पे जाता है। प्लाज्मोलिसिस देखो एक टर्म दिया गया है, सिंपल चीज है, आप कहोगे सर ये क्या टर्म है, बता दीजिए हमको। तो देखो प्लाज्मोलिसिस का मतलब वही है कि अगर आप कोई सेल को हाइपरटोनिक कंडीशन में रखते हो तो उसका सारा जो जीव द्रव्य है या सेल के अंदर का जो कंटेंट है वो बाहर निकल जाता है, वो पिचक जाता है, प्लाज्मोलाइज्ड हो जाता है, दैट इज द प्लाज्मोलिसिस। Plasmolysis occur due to exosmosis when we kept this cell into the hypertonic condition and this is known as the plasmolysis। इसका उल्टा होता है deplasmolysis। If we placed a plasmolyzed cell into the hypotonic condition, it attain their actual size by the endoosmosis and this is called as the deplasmolysis। समझ गए ना? अब इम्बाइबेशन है, इम्बाइबेशन इज एक्चुअल बहुत ही बढ़िया फिनोमेना है। कुछ जैसे हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल को अपने ऊपर एडजॉर्ब कर लेते हैं, ध्यान रखो एब्जॉर्ब नहीं है, एडजॉर्ब, अपने ऊपर क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं और स्वेलअप हो जाते हैं, तो ये इम्बाइबेशन। जैसे कि मान लो वो होता है ना, एक टीचर ने मान लो आपको एक बोतल में सरसों का दाना भर के दिया और उसमें पानी डाल दिया, कुछ देर बाद वो मतलब कुछ दिनों के बाद वो सरसों की बोतल फूट जा रही है, तो वो क्या हो रहे हैं, इम्बाइबेशन हो रहा है, स्वेलअप हो रहे हैं। ठीक, अब यही ध्यान रखो, जैसे दरवाजे वरवाजे होते हैं ना बरसात के दिनों में फूल जाते हैं, तो वो क्या है, इम्बाइबेशन है। अब टाइप ऑफ वाटर पे आते हैं, जैसे प्लांट में अलग अलग टाइप के वाटर होते हैं। तो देखो ना, जैसे सॉयल है, जैसे ये सॉयल ऐसे मिट्टी होती है ना, तो मिट्टी के बीच में ऐसे गैप होता है, तो इन गैप में केसिका में वाटर भरे होते हैं, जिसको हम कैपिलरी वाटर बोलते हैं। एक्चुअली में जो रूट हेयर होते हैं यही कैपिलरी वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। अब देखो ये सॉयल है, सॉयल के अंदर बहुत तरह के वाटर होते हैं, अलग अलग टाइप के। तो ऑल टाइप ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द सॉयल इन प्रेजेंट गिवन एरिया, दैट इज द होलार्ड। तो होलार्ड में वो भी वाटर है जिसको प्लांट ले सकते हैं, वो भी वाटर है नहीं ले सकते हैं, सब तरह के वाटर को हम होलार्ड बोलते हैं। क्रेसार्ड है कि द अमाउंट ऑफ वाटर विच कैन बी एब्जॉर्ब बाय द प्लांट, तो वो अमाउंट ऑफ वाटर जो प्लांट एब्जॉर्ब कर रहा है दैट इज द होलार्ड, सॉरी क्रिसार्ड। क्रिसार्ड को कैसे डिफाइन करेंगे, होलार्ड माइनस इकार्ड इज बराबर क्रिसार्ड। इकार्ड क्या है, जो वाटर प्लांट नहीं एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं। थैलोफाइटा में जो वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है वो होल बॉडी सरफेस से होता है भाई, ये बात ध्यान रखना। अगला हमारा पॉइंट है, ब्रायोफाइटा में जो वाटर का एब्जॉर्प्शन है वो राइजोइड के थ्रू हो रहा है। रूट कैप रीजन जो होता है भैया देखो, या कैलिप्ट्रा इसे बोलते हैं, यहाँ पे स्टेटोसाइड भी पाया जाता है। ये ग्रेविटी को सेंस करके रूट को पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक मैनर में ग्रो कराने में हेल्प करते हैं नीचे की तरफ, ये बात ध्यान। और मल्टीपल रूट कैप कहाँ होता है पता है, मल्टीपल रूट कैप बताओ तनी, मल्टीपल रूट कैप कहाँ पे होता है, कमेंट सेक्शन में आ जाना चाहिए, सब लोग टाइप करो। अब देखो रूट हेयर का जैसे रूट जो होता है उसका अलग अलग जोन होता है, तो मैचुरेशन रीजन जो होता है सबसे ऊपर होता है रूट के, मतलब टिप पे नहीं, थोड़ा सा ऊपर टिप पे। तो देखो क्या होता है, पहले रूट कैप वाला जोन होता है, फिर मेरिस्टेमेटिक रीजन होता है जो कि सब एपिकल होता है, फिर क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक के ऊपर मैचुरेशन होता है, फिर इलोंगेशन पहले होता है, फिर मैचुरेशन होता है। पाथ ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर, सबसे पहले सॉइल वाटर रहता है, रूट हेयर लेता है, ये दो पाथवे होता है, सिम्प्लास्टिक या एपोप्लास्टिक, फिर इपिब्लेमा में आता है कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल और जाइलम। तो वाटर मूवमेंट के लिए हम यहाँ पे दो पाथवे के बारे में बताए हैं, लेकिन तीन पाथवे होता है, एक ट्रांस मेम्ब्रेन भी पाथवे होता है, लेकिन आप ये दोनों जानो। सिम्प्लास्टिक पाथवे जो होता है प्लाज्मोडेस्मेटा, अगर वाटर मॉलिक्यूल जो होता है अगर लिविंग सेल के द्वारा होके आ रही है, ग्रोइंग पार्ट के थ्रू होके आ रही है, प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू आ रही है, तो दैट इज द सिम्प्लास्टिक पाथवे। एपोप्लास्टिक पाथवे क्या होता है, नॉन लिविंग नॉन ग्रोइंग या सेल वॉल के थ्रू प्लांट में वाटर जा रहा है, तो वो एपोप्लास्टिक होता है। पीसीएमबीएस करके एक केमिकल है जो एपोप्लास्टिक पाथवे को रोक सकता है। जो आपका इंडोडर्मिस में जो होता है सुबेरिन या कैस्पेरियन स्ट्रिप, कैस्पेरियम स्ट्रिप भी एपोप्लास्टिक पाथवे को रोक सकता है। तो इंडोडर्मिस जो होता है उसके पास कैस्पेरियन स्ट्रिप होता है, और इंडोडर्मिस में स्टार्च बहुत ज्यादा होता है, तो इसको स्टार्ची सीथ भी बोलते हैं हम। इंडोडर्मिस के पास सुबेरिन का डिपोजिशन होता है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, एनाटॉमी का पॉइंट है लेकिन याद रखना। कैस्पेरियम स्ट्रिप जो होता है यहाँ पे सुबेरिन लिखा गया है।
अब मैकेनिज्म ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन, सबसे पहले एक्टिव देखते हैं जहां पे एनर्जी को यूटिलाइज करके पानी को लिया जाता है। एटकिंस एंड प्रिस्टले ने दिया था। तो वाटर एब्जॉर्ब ड्यू टू ऑस्मोटिक एक्टिविटी ऑफ रूट, नो डायरेक्ट एटीपी आर यूज। यहाँ पे मतलब अगर ऑस्मोटिक एक्टिविटी हो रहा है तो एटीपी डायरेक्ट यूज नहीं हो रहा है। रूट प्रेशर जो होता है हेल्प करता है एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन में, मतलब रूट प्रेशर मेटाबॉलिक एक्टिविटी करता है रूट, और वहां पे क्या होता है एनर्जी खर्च होती है, जिसकी वजह से वहां पे पानी क्या कर लिया जाता है, सक कर, ऐसे पानी अंदर एक्टिवली ले लिया जाता है। रूट प्रेशर जो होता है जिम्नोस्पर्म में अब्सेंट होता है। तो आप बताइए अब, जिम्नो मतलब पहले रूट प्रेशर थ्योरी दी गई, एक्टिव एब्जॉर्प्शन थ्योरी दी गई, लेकिन कहा गया कि रूट प्रेशर के द्वारा वाटर जाता है, लेकिन रूट प्रेशर तो जिम्नो में अब्सेंट होता है, तो वहां पे कैसे जाता है? तो बाद में पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन दिया गया, जो डिक्सन एंड जॉली का सिद्धांत था। तो ये होता था पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन, यानी कि ट्रांसपायरेशन के थ्रू। याद रख लो क्या होता है एक्चुअली में, देखो ये एक पेड़ होता है, पेड़ की पत्तियां करती है ट्रांसपायरेशन, तो यहाँ पे पानी की कमी हो जाती है, यहाँ पे हाई ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप होता है, जिसकी वजह से पत्तियां जो होती है स्टेम से पानी खींचती है और स्टेम रूट से पानी खींच लेती है, जिसकी वजह से ये पुलिंग फोर्स होता है। तो पुलिंग फोर्स की वजह से पानी ऊपर चढ़ जाता है, ट्रांसपायरेशन पुल थ्योरी से बोलते हैं। रूट प्रेशर जो होता है मेजर किया जाता है मैनोमीटर नाम का यंत्र है उससे। देखो गटेसन, ये भी पॉइंट आप याद कर लेना कि गटेसन को बर्ग स्टीन ने बताया था। बर्ग स्टीन ने बताया था गटेशन में होता क्या है, एक टिश्यू होता है जिसे हम इपिथम टिश्यू बोलते हैं, जहां पे क्या होता है ऐसे अर्ली मॉर्निंग में क्या होता है वाटर का लॉस होता है ड्रॉपलेट के फॉर्म में, इसे ये होता है ड्यू टू रूट प्रेशर। तो गटेशन के बारे में मैंने सब कुछ बता दिया। यहाँ पे प्योर वाटर का लॉस नहीं होता, मिनरल का भी लॉस होता है। विल्टिंग क्या होता है, ऐसे प्लांट ऐसे मान लो धूप में बहुत ग्रो कर रहा है, उसका पानी सारा सूख गया तो विल्टिंग। ट्रांसपायरेशन क्या होता है, ट्रांसपायरेशन क्या होता है, द लॉस ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ द वेपर फ्रॉम द एपिकल रीजन ऑफ द पार्ट फ्रॉम द लीफ ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन को नेसेसरी इविल कहा गया था कर्टिस के द्वारा, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। लेंटी सेल होते हैं जो गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं, ऐसे डाई काट के स्टेम पे मिलते हैं। ट्रांसपायरेशन को मेजर करने के लिए पोटोमीटर का यूज किया जाता है ना, ये याद रखो। कूलिंग कूलिंग इफेक्ट जो होता है प्लांट ट्रांसपायरेशन इसलिए करता है ताकि कूल कर सके। लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन 0.1% होता है, क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन 10% होता है, सबसे ज्यादा ट्रांसपायरेशन होता है स्टोमेटा के थ्रू। ठीक है। ट्रांसपायरिंग अफेक्टिंग फैक्टर बहुत सारे हैं, पढ़ लेना, जैसे ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो ट्रांसपायरेशन कम होगा, लाइट ज्यादा है तो ज्यादा होगा, टेम्परेचर ज्यादा है तो ज्यादा होगा। फोलियर ट्रांसपायरेशन होता है कि ऑल ओवर द ट्रांसपायरेशन टेक्स प्लेस बाय द प्लांट, सब कुछ मिला के क्यूटिकुलर स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन, उसको फोलियर ट्रांसपायरेशन कहेंगे। फोटो एक्टिव स्टोमेटा वो होता है जो डे में खुलता है, लाइट की वजह से खुलता है। स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा आपके कैम प्लांट में देखे जाते हैं जो रात के समय पे खुलते हैं। ब्लू लाइट हो गया और साइटोकाइनिन, ब्लू लाइट हो गया और साइटोकाइनिन ये स्टोमेटा को ओपन करते हैं, ये बात ध्यान रखना। और स्टोमेटा जो मिलके बने होते हैं वो गार्ड सेल से और सब्सिडरी सेल से मिलके बने होते हैं। गार्ड सेल के पास जो होता है भैया, यही इसी के अंदर आपका पानी वानी भरता है ना, तभी वहां पे इंडोऑस्मोसिस के थ्रू। सब्सिडरी सेल के पास जो होता है क्लोरोप्लास्ट, सब्सिडरी सेल के पास होता है, गार्ड सेल के पास होता है, ये थोड़ा ध्यान रखना कि गार्ड सेल के पास क्लोरोप्लास्ट होता है ना, सब्सिडरी सेल के पास नहीं होता है। मैं इसको सही कर दूंगा। स्टोमेटा ओपन कब होता है, जब गार्ड सेल टर्जिड होता है तो स्टोमेटा ओपन होता है, गार्ड सेल अगर फ्लैसिड होता है तो स्टोमेटा क्लोज होता है। असेंट ऑफ सैप का मतलब है कि वर्टिकल कंडक्शन ऑफ वाटर कैसे हो रहा है, मतलब वाटर को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में कैसे पहुंचाया जा रहा है। तो रिंगिंग एक्सपेरिमेंट स्टेफन हेल्स ने किया था, उन्होंने बताया था कि भैया कैसे फ्लोएम फूड का ट्रांसलोकेशन कर रहा है, जाइलम वाटर का ट्रांसलोकेशन कर रहा है। तो उन्होंने रिंगिंग एक्सपेरिमेंट करके फ्लोएम को रिमूव कर दिया, तो उन्होंने देखा खाना मिल ही नहीं रहा है, प्लांट मर जा रहा है। तो रिंगिंग एक्सपेरिमेंट मोनोकाट में नहीं कर सकते क्योंकि वहां पे स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल होता है। ओके, ये चीजें मैंने बता दिया। सेकेंडरी जाइलम को हम वुड बोलते हैं। स्टैंडिंग एक्सपेरिमेंट फिर किया गया, जाइलम को ऐसे स्टैंड कर दिया गया था। तो वाइटल थ्योरी दिया गया था, फिर रिले पंप हाइपोथेसिस गार्ट-लेविस्की ने दिया था, जेसी बोस ने पल्सेशन थ्योरी दिया, इन्होंने बताया जाइलम पैरेन्काइमा सेल दिल की धड़कन की तरह धड़कती है, जिसकी वजह से पानी वापस ऊपर चढ़ जाता है। फिर बोस ने डेस्मोडियम गायरेंस टेलीग्राफ प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। तो इन लोग कह रहे थे कि लिविंग सेल होती है, कुछ लिविंग सेल होती है जिसके थ्रू पानी चढ़ता है, लेकिन स्ट्रासबर्गर थे जिन्होंने पिक्रिक एसिड का यूज करके लिविंग सेल को मार दिया, फिर भी पानी का ट्रांसलोकेशन मतलब पानी का ऐसा चढ़ाव हो रहा था, तो ये जो सब थ्योरिया थी डिस्कार्ड कर दी गई। फिर रूट प्रेशर थ्योरी प्रिस्टले ने दिया, तो रूट प्रेशर जो जिम्नोस्पर्म में एब्सेंट था, तो भैया ये भी थ्योरी रूट प्रेशर थ्योरी अंगर ने प्रिस्टले ने दिया था, इसको भी खत्म कर दिया गया। फिर ट्रांसपायरेशन पुल थ्योरी आया,
डिक्सन एंड जॉली ने दिया था, अभी मैंने बताया था। कोहेशन जो होता है, देखो अगर दो सेम मालिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स है तो कोहेशन, जैसे वाटर वाटर मालिक्यूल के बीच में ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग के। एडेशन जो है जाइलम वाल और वाटर के बीच में होता है। कंटिन्यूटी ऑफ वाटर कॉलम ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अब देखो फूड ट्रांसलोकेशन वही है, फ्लोयम है भाई। फूड ट्रांसलोकेशन कैसे होते हैं, बाई डायरेक्शनल होते हैं। यहाँ पे जैसे सोर्स जो होता है लीफ होता है, वहां पे खाना बनता है और सिंक के पास जाता है, तो ग्लूकोज के रूप में फूड का सिंथेसिस किया जाता है, सुक्रोज के रूप में ट्रांसलोकेशन किया जाता है, स्टार्च के रूप में स्टोरेज किया जाता है। लोडिंग अनलोडिंग जो है वो एक्टिव प्रोसेस नहीं है, इनएक्टिव प्रोसेस है। सॉरी, एक्टिव प्रोसेस है ना, यहाँ पे एटीपी का खर्च किया जाता है, ये ध्यान रखना। प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस मंच ने दिया था। फूड मॉलिक्यूल जो होते हैं उसका ट्रांसलोकेशन हाई टर्गर प्रेशर से लो टर्गर प्रेशर की ओर होता है। मैंने ये देखो बताया कि लोडिंग और अनलोडिंग दोनों एक्टिव प्रोसेस है, ट्रांसलोकेशन जो है सिर्फ ये पैसिव प्रोसेस है। अब एक क्वेश्चन आपके लिए है, नीचे बताएंगे क्या होगा अगर हमारे धरती पर प्लांट डिसअपीयर हो जाए। एक और आप सोचो, प्लांट और एक है कि पूरे एनिमल जो है, एनिमल एनिमल नहीं बस ह्यूमन, क्या होगा पहले अगर, अच्छा बताओ, ह्यूमन डिसअपीयर हो जाए तो हमारे बायोडायवर्सिटी पे इम्पैक्ट पड़ेगा, कि प्लांट डिसअपीयर हो जाए कि तो हमारे बायोडायवर्सिटी पे इम्पैक्ट पड़ेगा? बताना जरूर। अगला हमारा पॉइंटर सीरीज होगा मिनरल न्यूट्रिशन के ऊपर, और ये पॉइंटर सीरीज कब आएगा? तुरंत जब इस पे 100 लाइक करोगे आप, कर देना। चलता हूँ, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मॉक टेस्ट ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।